कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हम सब कर रहे थे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक इसी एक्ट का, डेट इज ऑक्यूपायर। तो इतना तो अच्छा आप सब लोग समझ गए हैं कि फैक्ट्री क्या होती है ना। डिटेल में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आज क्विकली देख लेते हैं फैक्ट्री क्या होती है। एक प्रीमाइस इंक्लूडिंग प्रीसेट, प्रीसेट भी मैं पहले समझा चुकी हूँ। प्रीमाइस इंक्लूडिंग प्रीसेट, जिसमें क्या करते हैं, विद पार्ट 10 और मोर पर्सन्स एंड विदाउट पार्ट 20 और मोर पर्सन्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। 12 महीनों में किसी भी एक दिन अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। अब देखिए ये एक फैक्ट्री है, ये क्या है, सपोज करिए ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। लेकिन अब इस फैक्ट्री में, फैक्ट्री तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन फैक्ट्री में कोई काम भी तो करेगा ना। तो काम कौन कर रहे हैं, ये प्यारे प्यारे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये एक्ट बनने से पहले इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। कैसे किया जाता था, लेक्चर 1 में आप समझ चुके हो, है ना। तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए इनको वेलफेयर फैसिलिटीज मिले, इसके रिगार्डिंग क्या बना, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बना। लेकिन ये एक्ट तो बन गया, अब सच में क्या ये बेनिफिट वर्कर्स को मिल रहा है या नहीं। अब ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये वर्कर्स काम करते हैं, इनके बेनिफिट के लिए प्रोविजंस बनाई गई हैं, लेकिन ये प्रोविजंस का बेनिफिट इनको मिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन ले रहा है इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं ये जो पर्सन है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। लेकिन ये पर्सन कौन है, आखिर कौन है ये पर्सन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वर्कर्स के लिए जो प्रोविजंस बनाई गई हैं वो बेनिफिट उनको मिलेंगे, उनकी हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का, उनके वेलफेयर फैसिलिटीज जो हैं उनको प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये पर्सन है ऑक्यूपायर, जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है कि वर्कर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, वो कौन है, ऑक्यूपायर है। अगर मैं बोलूँ आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो पर्सन जिसके हाथों में अल्टीमेट कंट्रोल होता है। अल्टीमेट कंट्रोल बोले तो जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग की क्या होती है, पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपायर बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ कि फैक्ट्री के जितने भी मैटर्स है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑक्यूपायर होता है, ठीक है। अब जल्दी से इसका सेक्शन लर्न कर लेते हैं। इतना तो आप लेक्चर 2 में समझ गए हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी सबका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 ही है। हम क्या निमोनिक्स के थ्रू लर्न करते हैं, इनका सब सेक्शन। जितने भी डेफिनेशंस है सबके निमोनिक के थ्रू हमने लर्न किए सब सेक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा। अब इसका देख लो, A to Z सबको अल्फ़ाबेट आती है, राइट। हम बात करते हैं MNOP की, MNOP। ऑक्यूपायर कहाँ से स्टार्ट होता है, O से। O के पहले क्या आता है, N। तो ऑक्यूपायर का सबसेक्शन आपको क्या याद रखना है कि O से पहले क्या आता है, N आता है। तो इसका सबसेक्शन क्या, N, सेक्शन 2 सबसेक्शन N, ठीक है। फिर से सुन लो, ऑक्यूपायर कौन होता है, कहते हैं वो पर्सन होता है जिसके हाथों में अल्टीमेट कंट्रोल होता है, मतलब जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये एक फर्म है, ये क्या है, एक फर्म है। आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो सबने सुना होगा, +2 में आपने पढ़ा भी होगा, तो +1 +2 में पढ़ा ही होगा आपने, है ना। तो ये एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है। इस फर्म में मान के चलो 4 पार्टनर्स हैं, एक पिंकू है, एक चिंकू है, एक टिंकू है, एक मिंकू, ठीक है। ये 4 पार्टनर्स है एक फर्म में। ये फर्म एक फैक्ट्री रन करती है, क्या रन करती है, एक फैक्ट्री रन करती है, जिसमें मतलब इनका कोई ABC प्रोडक्ट मान लो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। अब कहते हैं ये फर्म जो फैक्ट्री रन कर रही है, इस केस में, फर्म के केस में फैक्ट्री का ऑक्यूपायर किसको माना जाएगा। तो ये जो 4 पार्टनर्स है ना, इनमें से ही कोई एक, पार्टनर्स में से कोई एक क्या होगा, इस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा। समझ में आई बात, ये थी फर्म की बात। अगर मैं बात करूं कंपनी की, मान लो ये एक कंपनी है और एक कंपनी क्या है, एक फैक्ट्री रन करती है, मतलब वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनके कोई प्रोडक्ट की, ठीक है।
अब एक कंपनी की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन होगा? तो कंपनी में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लो ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अब इन डायरेक्टर्स में से ही कोई एक क्या होगा? इस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा। समझ में बात आई? फर्म के केस में जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं, एनी वन ऑफ द पार्टनर क्या होगा? कंपनी का ऑक्यूपायर होगा, सॉरी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा। और कंपनी के केस में एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, मतलब कोई एक डायरेक्टर क्या होगा? उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है या किसी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर मान लो ये जो कंपनी है ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है और इनकी कंपनी भी एक फैक्ट्री रन करती है, तो इस केस में फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन होगा? मान लो स्टेट गवर्नमेंट की ये क्या है? कंपनी है, ठीक है। इन्होंने इस फैक्ट्री के लिए ये एक मैनेजर अपॉइंट करा है। तो जो गवर्नमेंट मैनेजर अपॉइंट करती है ना फैक्ट्री के लिए, इस केस में वही उसका क्या होता है? ऑक्यूपायर होता है। अब अगर मैं बात करूं शिप की, अगर कहते हैं अपने शिप हायर में दी है, हायर आप समझ सकते हो रेंट पे देते हो ना, हायर के लिए दी है या रिपेयरेंस के लिए दी है, मेंटेनेंस के लिए दी है, तो शिप के सिनेरियो में कौन होता है ऑक्यूपायर? उस केस में जो ऑनर ऑफ द डॉक का जो ऑनर है, डॉक वो प्लेस जहाँ पर वो जगह, वो यार्ड जहाँ पर शिप को होल्ड करते हैं या उनको रिपेयर करा जाता है, ठीक है, उस यार्ड को बोलते हैं डॉक। तो ऑनर जो होगा डॉक का, या जो शिप का इंचार्ज होगा, जो उसका एजेंट होगा, ठीक है, वो कौन होते हैं? इस केस में फैक्ट्री के ऑक्यूपायर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्यूपायर क्या होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 कहता है कि एक ये ऑक्यूपायर है, ये कौन है? एक ऑक्यूपायर है, ठीक है। ये बड़ा खुश है, आए मेरे प्रीमाइस बन के तैयार। अभी उसको फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, प्रीमाइस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। वो कहता बिल्डिंग बनकर तैयार है, आय हाय कितना खुश हो गया। लेकिन अब इस बिल्डिंग को, जो ये इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है ना, इस प्रीमाइस को ऐसा फैक्ट्री ऑक्यूपाई या फिर आप कह सकते हो यूज करने से पहले या आप कह सकते हो कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के 15 दिन पहले, 15 डेज पहले इसको क्या करना होगा? चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। अब ये चीफ इंस्पेक्टर क्या है? ये वो होता है जो एग्जामिन करने आता है फैक्ट्री को, लेकिन इसको डिटेल में हम अपकमिंग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो बंदा बहुत खुश हुआ ना कि मेरी बिल्डिंग बनकर तैयार है, तो इसको ऐसा फैक्ट्री यूज़ करने से पहले 15 दिन पहले इसको क्या है? रिटर्न नोटिस देना पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर को। क्लियर? लेकिन अगर मान लो किसी की जो फैक्ट्री है वो सीजनल फैक्ट्री हुई, वो पूरे साल काम वो करना ही नहीं है उनको, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अब मिलिए कि ये पर्सन से, ये भी खुश है, कहता मेरी बिल्डिंग भी तैयार हो गई, सिर्फ तेरी नहीं तैयार हुई। लेकिन ये जो बंदा है ना, इसकी सीजनल फैक्ट्री है, मतलब ये एक साल में 365 डेज होते हैं, ये साल में 180 दिन के कम काम करेगा, ठीक है। मतलब साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन ये 180 दिन से कम ही काम करेगा, आप कह सकते हो सीजनल फैक्ट्री, ठीक है। तो इस बंदे को क्या है? इस प्रीमाइस को ऐसा फैक्ट्री यूज करने के 30 दिन पहले नोटिस देना होगा रिटर्न में। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। दोनों सिनेरियो समझ में आए? ये भाई साहब 15 दिन पहले नोटिस देंगे, ये भाई साहब 30 डेज पहले देंगे, क्योंकि इनकी क्या है? सीजनल फैक्ट्री है, मतलब ये 365 डेज होते हैं टोटल, जिसमें से ये लेस देन 180 डेज से क्या करेंगे? काम करेंगे। तो अभी आपने क्या समझा कि एक ऑक्यूपायर को क्या होता है कि रिटर्न में नोटिस सेंड करना होता है, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। लेकिन नोटिस में कंटेंट क्या होगा? मतलब एक्चुअल में भेजना क्या है, लिखना क्या है, ठीक है। अब वो देखते हैं कंटेंट ऑफ नोटिस। इसमें कुछ नहीं, कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जो आपकी फैक्ट्री है उसका क्या नेम है, क्या सिचुएशन है, जो आपके फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है उसका नेम एंड एड्रेस, जो आपका प्रीमाइस है उसका नेम एंड एड्रेस एट विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू फैक्ट्री सेंट। मतलब जैसे अगर आप लोग अमेजोन में कुछ ऑर्डर करते हो तो कोई एड्रेस तो देते हो ना कि कहाँ पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो, है ना। तो ऐसे ही
आपको क्या है, वो एड्रेस भेजना रहता है कि अगर फैक्ट्री के रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन करनी है, सपोज गवर्नमेंट ने आपको कोई चिट्ठी पत्र भेजना है, ठीक है, तो वो किस एड्रेस पे भेजे, ठीक है, तो वो एड्रेस आपको बताना रहता है। इसके अलावा नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, टोटल रेटेड हाउस पावर इंस्टॉल, कि कितने, आप ऐसे समझ सकते हो इसको इजीली कि कितने वोल्टेज की पावर आपने इंस्टॉल करी है या करोगे, ठीक है, वो। नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, अब कोई बंदा है जो सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है, जो मैनेजर है फैक्ट्री का, उसका भी आप नेम बताओगे, कितने एम्प्लॉयज़ आपने यहाँ आपके मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको वो भी बताना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और भी चीज़ें प्रिस्क्राइब है कि आपको ये बतानी ज़रूरी है तो आप वो भी बताओगे। अभी मैंने क्या बोला, एक पॉइंट कि नेम ऑफ मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, कि आप मैनेजर का भी नाम बताते हो कि फैक्ट्री में ये बंदा हमारा मैनेजर है, लेकिन सपोज करो वो मैनेजर भाग गया, वो फैक्ट्री छोड़ के भाग गया, मतलब कोई भी रीज़न है, अब वो फैक्ट्री में नहीं रहा, ओहो हो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। अब इस केस में अगर कहते फैक्ट्री में मैनेजर ही नहीं होगा तो मैनेजर का रोल कौन परफॉर्म करेगा, कौन करेगा, सोचो सोचो, अरे ऑक्यूपायर ही करेगा, ठीक है। तो याद रखना कि अगर फैक्ट्री में मैनेजर नहीं है तो उस केस में ऑक्यूपायर शुड बी डीम्ड एज अ मैनेजर, तब वहाँ पर ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि अगर मैनेजर कहीं गया, भाग गया, तो ऑक्यूपायर जी आप मैनेजर का रोल तब तक अदा करोगे जब तक कोई न्यू मैनेजर नहीं आता। ओ कंग्रेचुलेशंस, न्यू मैनेजर आ गया, चलो मैनेजर आ गया। अब अगर कहते मैनेजर आ गया ना तो चुपचाप उसको बिठा के नहीं रखना है, जो चीफ इंस्पेक्टर है ना उसको बताओ। एक तो पहले आपने बताया था कि ये हमारा मैनेजर है भाई फैक्ट्री का, वो तो चला गया, फिर ऑक्यूपायर जी आए उसका रोल प्ले करने, लेकिन अब न्यू मैनेजर ने आना भी तो है ना। न्यू मैनेजर आ गया तो चीफ इंस्पेक्टर को बताओ कि चीफ इंस्पेक्टर जी ये हमारा न्यू मैनेजर है, इसका स्वागत करिए, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो कहते कि अगर कोई न्यू मैनेजर आया है, मान लो अभी ये फैक्ट्री में एक न्यू मैनेजर आ गया है, ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर को आपको कब तक बताना है, मान लो ये आया है, आज इसने काम शुरू करा, ठीक है, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो जिस दिन इसने काम शुरू करा उस दिन से लेके 7 दिन मतलब विद इन 7 डेज के अंदर अंदर क्या है, चीफ इंस्पेक्टर को बताना है कि हमारी फैक्ट्री में न्यू मैनेजर आ गया है। समझ में आई बात? तो आई होप आपको नोटिस भी समझ में आया होगा। इसको आप एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 15 डेज एंड 30 डेज वाला है ना, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आप एक सेकंड पॉइंट बना सकते हो कंटेंट ऑफ नोटिस, फिर थर्ड बना सकते हो कि अगर मैनेजर नहीं है तो फोर्थ पॉइंट आप ऐसे हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर मैनेजर आ गया तो नोटिस देना पड़ता है विद इन 7 डेज, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना। तो ये तो आपने समझ लिया कि ऑक्यूपायर क्या होता है ना। अब हम देखते हैं कि ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, जो हमें पता चलता है सेक्शन 7 सब सेक्शन ए में, ठीक है। ये जो सेक्शंस हैं 7, 7A, अगर हम 7B करेंगे, इनको हम निमोनिक के थ्रू वीडियो के एंड में लर्न करेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक समझ लो। तो ये मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, एक बात याद रखना है, एग्जाम में इन पॉइंट्स को पहले हेडिंग देना फिर ही एक्सप्लेन करना। हेडिंग देकर एक्सप्लेन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले ड्यूटी क्या है, कहते हैं ऑब्टेन लाइसेंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री। ये आपने सेक्शन 6 में पढ़ा था ना कि जो पर्सन है उसको अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने से पहले क्या होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सर्व नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर। ये भी आपने अभी अभी पढ़ा कि क्या होता है, ऑक्यूपायर को रिटर्न में चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देना पड़ता है। उसके सारे कंटेंट्स आप अभी अभी पढ़कर हटे हो। एक बात याद रखना, अगर तो आपको एग्जाम में स्पेशल मेंशन हुआ क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ ड्यूटीज ही एक्सप्लेन करनी है ऑक्यूपायर की, तब आप जो ये सेकंड पॉइंट है सर्व नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर, तब आप लोग इसको थोड़ा ब्रीफली मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, इसके कंटेंट्स भी लिखोगे, ठीक है। अभी तो मैंने 15 और 30 डेज वाला बताया था, तो आप पूरा पॉइंट अच्छे से इसके बीच में एक्सप्लेन करना। बात समझ में आई? लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मतलब पूरा का पूरा ही आपको ऑक्यूपायर एक्सप्लेन करना है, नोटिस भी, आपको ड्यूटीज भी सब पूछ रहे हैं, तब इस पॉइंट को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसको सेक्शन 7 में एक्सप्लेन कर चुके होंगे। तब आप इसको बस इतना एक्सप्लेन कर देना
ठीक है, कि ऐसे थोड़ा डिवर्सिफाई कर, तब आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि हाँ 15 डेज आपको पहले मैन्युफैक्चर के पहले आपको क्या नोटिस देना पड़ता है। अगर आपकी सीजनल फैक्ट्री है तो आपको 30 डेज पहले देना पड़ता है। 2-4 कंटेंट एक्सप्लेन कर देना कि अगर मैनेजर नहीं है तो ऑक्यूपायर ऐसा मैनेजर काम करता है, न्यू मैनेजर आ गया तो विद इन 7 डे बताना पड़ता है। ठीक है, बस शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर देना। लेकिन अगर आपको सिर्फ ड्यूटीज से क्वेश्चन में पूछी है तब इस पॉइंट को आप अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। बात समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्ट एज अ मैनेजर। ये भी हमने अभी अभी समझा कि अगर मैनेजर नहीं है फैक्ट्री में तो उस टाइम पर जब तक कोई न्यू मैनेजर नहीं आ जाता, टिल ना न्यू मैनेजर अपॉइंट, जब तक कोई न्यू मैनेजर कहते हैं अपॉइंट नहीं होता तब तक क्या है, ऑक्यूपायर को ही ऐसा मैनेजर एक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन एंड प्रोवाइड प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्क। इसमें फर्दर आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। कहते हैं कि ऑक्यूपायर की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो जो प्लांट है, जो सिस्टम है, उसको अच्छे से मेंटेन करे। क्यों करे? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस, ताकि फैक्ट्री में होने वाले जो जितने भी काम है वो स्मूथली एंड एफिशिएंटली हो, प्लस कोई भी डिले ना हो, और साथ ही साथ वर्कर्स की भी सेफ्टी बनी रहे, उनको कोई भी इंजरी ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, मैं पीछे हट जाती हूँ, इसके बाद मैं इसके और 3-4 पॉइंट्स है वो बाद में लिखती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगर तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, एक मशीनरी है, मेरे को किसी ने बताया नहीं कि इसको यूज़ कैसे करना है मशीनरी को। मैंने अपने हिसाब से मशीनरी को यूज़ करना शुरू करा। ओ माय गॉड, मेरी फिंगर कट गई। क्यों कटी? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस मशीनरी को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी बनती थी? क्या ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी बनती थी कि वो मुझे पहले बताए कि इसको मशीनरी को ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करना है? शायद अगर उसने मुझे पहले बताया होता, मुझे इंस्ट्रक्ट किया होता या मुझे ट्रेन करा होता तो चोट ना लगती। तो इसीलिए कहते हैं ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर, कि अपने वर्कर्स को वो अच्छे से ट्रेन करे। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, उनको सुपरवाइज करे, जब वो काम कर रहे हैं उस वक्त भी ध्यान दे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ऑक्यूपायर की। नेक्स्ट है मेंटेन अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। फैक्ट्री की बात तो छोड़ो, अभी आप अपने स्कूल या कॉलेज की बात करो। आपकी क्लास में बहुत सफोकेशन है, डस्ट है, ठीक है, आपको पढ़ने में मन लगेगा? नहीं। क्या इतनी डस्ट की वजह से, सफोकेशन की वजह से आपकी तबीयत खराब होगी। आपके स्कूल में ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है, गर्मी इतनी है, पानी ना मिलने की वजह से मान लो तकलीफ होगी कि नहीं? नो डाउट वाटर बॉटल साथ में लेके आए हो, लेकिन फिर भी कितना टाइम वाटर बॉटल चलेगी? आपको दिन में कितनी बार भरते हैं हम लोग पानी स्कूल में थे जब। ठीक है, तो उसी तरह से अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, एडुकेट लाइटिंग नहीं है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, अच्छे से साफ सफाई नहीं है, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में वर्कर अच्छे से काम कर पाएगा? क्या उसकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस है या नहीं? आप मुझे बताओ। बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पर अब ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, उसकी ये ड्यूटी बनती है ना कि वो अपने वर्कर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, एक अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, सेफ कंडीशन प्रोवाइड करे, है ना। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर द फैक्ट्री। अब आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में पॉलिसीज बनाई जाती है ना, कुछ बनाए जाते हैं ना रूल्स, है ना, कि ऐसे मतलब जिससे बच्चों के मतलब टाइम से क्या हो जाए, उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सब बच्चों के बेनिफिट को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही फैक्ट्री में भी कहते हैं एक ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, पॉलिसीज बनाए और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे और देखे कि क्या वो अच्छे से पॉलिसीज फॉर्मुलेट हुई है, क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं, क्या वर्कर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है? ऑक्यूपायर की। ये 3 पॉइंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कई सोच रहे होंगे कि अगर ऑक्यूपायर ये ड्यूटीज अच्छे से ना परफॉर्म करे, कौन है उसको पूछने वाला? कोई उसको पूछ रहा है कि तू अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा? भाई है चीफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं ऑक्यूपायर जो है ना, वो ये नहीं कह सकता कि
वर्कर्स का मतलब ऐसे नहीं निकाल सकता कि वो ध्यान नहीं रख रहा, बस अपना काम निकलवाने से मतलब नहीं रख सकता, क्योंकि जो चीफ इंस्पेक्टर है ना, क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है ताकि वो फैक्ट्री में जाके ये एग्जामिन करे कि क्या फैक्ट्री एक्ट के रिलेटेड जो प्रोविजंस जो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं, क्या उसका बेनिफिट वर्कर्स को मिल रहा है। ठीक है, और अगर मान लो एक ये आया चीफ इंस्पेक्टर इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में एग्जामिन करने के लिए और इसने देखा कि यहाँ पर वर्कर्स को अच्छे वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करी जा रही, उस वक्त ये जो इस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा ना, ये उसको पूछेगा क्या चल रहा है ये तेरी फैक्ट्री में, क्यों नहीं वर्कर्स को अच्छे से वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करी जा रही, या क्यों यहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्यों है ये सब। तो ऑक्यूपायर को चीफ इंस्पेक्टर को जवाब देना पड़ता है, इसीलिए। और ठीक है, तो इसीलिए ऑक्यूपायर जो है उसको अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए। तो इसकी ड्यूटीज समझ में आ गई ऑक्यूपायर की। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। कहते हैं एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, मान लो ये एक पर्सन है, ये क्या करता है, डिजाइन करता है, एक पर्सन कंस्ट्रक्ट करता है, ये भाई सब इंपोर्ट करते हैं, ये भाई सब क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। एवरी पर्सन जो क्या करता है, डिजाइन कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंपोर्ट करता है या सप्लाई करता है, किसको, आर्टिकल को और सब्सटेंस। ठीक है, आर्टिकल को जो ये डिजाइन, इंपोर्ट, सप्लाई, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये जो पर्सन्स हैं ना, इनकी क्या ड्यूटी बनती है, ये इंश्योर कर दे, ये पर्सन्स ये इंश्योर करना इनकी ड्यूटी है कि जो आर्टिकल, जो सब्सटेंस इन्होंने बनाया है, चाहे वो इंपोर्ट करा है, सप्लाई करा है या कंस्ट्रक्ट करा है, वो क्या है, वो सेफ है, कि फैक्ट्री में यूज़ होने वाला ये जो आर्टिकल है ये क्या है, सेफ है। सेफ बोले तो कि भी वर्कर्स जो हैं इनसे इनको कोई इंजरी नहीं होगी, बिल्कुल सेफ है, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। इस बात को इंश्योर करना किसकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट इस बात का भी ये ख्याल रखते हैं कि वो क्या है, प्रॉपरली टेस्टेड एंड एग्जामिन होने चाहिए। तीसरा, अब इनकी एक और ड्यूटी बनती है, इनको अभी छोड़ो, मान लो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जो आपके टीचर है, ठीक है, वो आपको बताते हैं ना कि आपके एग्ज़ाम इस मंथ में स्टार्ट होंगे, ये आपका सिलेबस रहेगा, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, वो सारी एडुकेट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। क्यों, ताकि रिजल्ट ओवरऑल अच्छा आए। ऐसे ही ये भी क्या है, वर्कर्स को पूरी एडुकेट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उस आर्टिकल का प्रोडक्ट में क्या यूज़ है, ठीक है, वो क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्यों डिज़ाइन करा गया है, पूरी एडुकेट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ वो अच्छे से एग्जामिन है, उनका क्या फैक्ट्री में यूज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन, एडुकेट इन्फॉर्मेशन देना इनकी क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। चौथी बात, अब मैंने ना आपने मुझे बोला कि फैक्ट्री एक्ट का हमें बुक चाहिए, 4-5 ऑथर्स की बुक थी, मान लो मैंने ऐसे कोई रैंडम बुक उठा के दे दी आपको कि इसमें से पढ़ लेना, अरे बाद में पता चला इस बुक में तो हाफ से ज़्यादा सिलेबस तो बीच में मेंशन ही नहीं था, दिया ही नहीं हुआ था बुक में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने अच्छे से रिसर्च करके नहीं आपको बुक दी कि इनमें से अच्छी बुक कौन सी थी जिसमें ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट जो भी सिलेबस था वो कवर होना चाहिए था। तो इसीलिए ऐसे ही अब इनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो पहले सारा क्या कर ले, रिसर्च कर ले। रिसर्च क्यों करें, ताकि होने वाले रिस्क को पहले से ही मिनिमाइज किया जा सके या फिर एलिमिनेट किया जा सके। क्यों, ताकि सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, कहते कि अगर वर्कर्स हैं, कोई आर्टिकल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आर्टिकल भी क्या होना चाहिए, एकदम सेफ होना चाहिए, ये भी इनकी ड्यूटी बनती है। इन शॉर्ट ओवरऑल इनकी ड्यूटी यही है कि फैक्ट्री में यूज़ होने वाला जो आर्टिकल है, जो सब्सटेंस है, वो एकदम सेफ होना चाहिए ताकि कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो और कोई भी इंजरी ना हो। क्लियर। एक लास्ट पॉइंट और कि अगर वो जो आर्टिकल है वो मैन्युफैक्चर हुआ आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में इंपोर्टर की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो देखे कि क्या वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं, इंडियन हमारा जो स्टैंडर्ड है, क्या उससे वो मीट कर रहा है।
अगर मान लो उन्होंने क्या है फॉरेन का स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है, तो क्या वो फॉरेन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के अबव है, ठीक है, उससे बेटर है, ठीक है। ये सब चीज़ें इनकी क्या है ड्यूटीज है। इन शॉर्ट इनको क्या देखना रहता है कि वर्कर्स की क्या रहे, सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्यूपायर क्या होता है, नोटिस जो भेजना रहता है, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज, मैन्युफैक्चर की ड्यूटीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए जल्दी जल्दी क्विकली अब इनके सेक्शन लर्न करते हैं। तो ऑक्यूपायर का सेक्शन तो आपने समझ ही लिया था, है ना, कि इसका सेक्शन 2 होता है। सब सेक्शन एन आपने कैसे लर्न करा था कि ओ से ऑक्यूपायर स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन आता है, तो उसका सब सेक्शन क्या है, एन, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ये ओ से स्टार्ट होता है ना, नो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं नोटिस की। नोटिस बाय ऑक्यूपायर, तो ऑक्यूपायर को नोटिस भेजना होता है, ठीक है। जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना उसके हिसाब से याद रखना। नोटिस, इसका सेक्शन क्या है, 7, ठीक है। आपने क्या याद रखना है कि हमारे प्रिंसिपल सर ने क्या भेजा, नोटिस भेजा कि बच्चों ने भी टर्म 1 के एग्जाम में कमाल कर दी, इतने अच्छे एग्जाम दिए, इस खुशी में बच्चों को 7 दिन की, 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाए, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, नोटिस से हमारे प्रिंसिपल सर ने नोटिस भेजा है या प्रिंसिपल मैम ने नोटिस भेजा है कि बच्चों को 7 दिन की छुट्टी दी जाए। तो ऐसे आप इसका सेक्शन रख सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ड्यूटीज। किसकी ड्यूटीज पढ़ी थी हमने, ऑक्यूपायर की, है ना। उसका सेक्शन क्या था, सेक्शन 7 सब सेक्शन ए, है ना, उसका सब सेक्शन ए था। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, ड्यूटी आपने याद रखना है कि ये एक स्टोरी से याद रख लेना कि ये ना एक आंटी है, मतलब बहुत बड़ी आंटी नहीं कह सकते, कि ये ना चलो एक 30 इयर्स की एक लड़की है जिसकी ना एक छोटी सी बेबी गर्ल है, उसको वो प्यार से क्या बोलती है, एंजल बोलती है, ठीक है। क्या बोलती है अपनी बेटी को, एक लड़की एंजल बोलती है। इसको कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया तो इसने अपनी नेबर में एक लड़की को बोला कि मैं ये ड्यूटी तुम्हें देती हूँ कि जब तक मैं अपने काम से नहीं लौटती हूँ तुम इसके साथ रहना। साथ को आप कैसे याद रखोगे, साथ से, कि मैं तुम्हें ड्यूटी देती हूँ कि जब तक मैं नहीं आती तुम साथ रहना, किसके, मेरी एंजल के। एंजल किससे है, ए से होता है, समझो। ड्यूटी ऑक्यूपायर की है, ठीक है। ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी से आपने क्या याद रखना है कि एक लेडी ने एक अपने नेबर को ये ड्यूटी दी कि तुम साथ में रहना मेरी छोटी सी एंजल के साथ। इसको अपने साथ में ही रखना जब तक मैं अपने इंपॉर्टेंट वर्क से वापस घर नहीं आती, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। तो इसका सेक्शन आई हो आपको 7 सब सेक्शन है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने किसकी ड्यूटीज पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरर की। किसकी ड्यूटीज पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरर की। इसकी भी हमने क्या पढ़ी है, ड्यूटी। सेक्शन क्या है, 7 सब सेक्शन बी से आपने याद रखना है बेस्ट याद रखना या बढ़िया याद रख लेना, ठीक है। 7 को आप फिर से साथ ही समझोगे, 7 को साथ बना दो, ठीक है। तो इसको में क्या याद रखना है कि ये जो ऑक्यूपायर है ना, ऑक्यूपायर अपने वर्कर्स को कहता कि मैं तुमको क्या देता हूँ, ड्यूटी देता हूँ कि सब साथ मिलकर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करोगे, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। कैसे याद रखना है ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चर की, कि ऑक्यूपायर अपने वर्कर्स को कहता है कि सब साथ मिलकर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। तो इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन बी। आई होप आपको इनके सेक्शन भी लर्न हो गए होंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अपकमिंग वीडियो में हम इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में बात करेंगे एंड प्रीवियस लेक्चर्स में जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वेट किस चीज़ की कर रहे हो, जल्दी से कर दो। हम फैक्ट्री सेट को ऐसे ही निमोनिक्स के थ्रू क्या है लर्न करेंगे। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिए, और कोई डाउट हो या अपना कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्यों? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।